ओके, थोड़ा फिर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन इसीलिए होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन होना चाहिए। बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है डायग्नोसिस करना है, और लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के बाद कैसा रिमीडियल कर सकते हैं उसके बारे में एग्जामिनेशन लेना है। मगर एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टिव नहीं होना चाहिए। आजकल एवेल्यूशन नॉट कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन सिर्फ स्कॉलास्टिक एरियाज है। ओके, ये हम कल डिस्कस किए, और 2000 नेशनल करिकुलम 2000 ने क्या सजेस्ट किया ये भी डिस्कस किए। स्कूल बेस्ड एवेल्यूएशन विच इंक्लूड्स बोथ स्कॉलास्टिक को स्कॉलर, ये इंपॉर्टेंट है। करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 क्या सजेस्ट किया, एवेल्यूएशन कैसा होना चाहिए, बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक होना चाहिए फ्रॉम क्लास 1 to 12th। क्लास 1 to 12th पहले प्राइमरी में लागू किया गया कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, फिर इसके बाद अपर प्राइमरी में, इसके बाद सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, इसी तरह अभी जो है क्लास 1 to 12 तक कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन चल रहा है। कि एवेल्यूएशन शुड बी इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर बच्चे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन बुक सिस्टम होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए एवेल्यूएशन। फिर इसके बाद एडमिट मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन तरीका बहुत सारा, एवेल्यूएशन तरीका सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं है, बहुत सारा है, वो उसको भी एडमिट करना है, एडमिट। Okay, next, alternate evaluation procedures in case of special needs, in case of students with special needs। बच्चे जो डिजेबल्ड बच्चा रहता है उनका भी अलग तरीके से एवेल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। एवेल्यूशन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ग्रेडिंग होना चाहिए अननेसेसरी कंपटीशन दूर करने के लिए। ओके, इस तरह evaluation should reflect outcome of each learning intervention and provide all students to display their individual potentials। individual, हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, हर एक बच्चे के पोटेंशियल रहता है, इंडिविजुअल पोटेंशियल रहता है। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए एवेल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, राइट। ओके, कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए गर्ल्स परफॉर्मेंस बॉयज परफॉर्मेंस। ओके, दोनों मेथड्स में कंपेयर करने के लिए, दो सब्जेक्ट्स में कंपेयर करने के कैसा है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेट है, नेगेटिव कोरिलेट है, इस तरह कोरिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एवेल्यूएशन करना चाहिए। डायग्नोस्टिक रिमीडियल के लिए, वीकर स्टूडेंट्स की वीक एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के लिए, वीकर स्टूडेंट्स के आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके एनरिचमेंट प्रोग्राम्स करने के लिए एवेल्यूएशन होना चाहिए। और पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए एवेल्यूएशन हो, कीपिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग, कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए बच्चों का जो भी प्रोसेस, एवेल्यूएशन प्रोसेस पूरा रिकॉर्ड करके सबमिट किया जाता है, दैट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, फिर सेल्फ अप्राइजल होना चाहिए, पीयर अप्राइजल होना चाहिए। ओके, सेल्फ अप्राइजल, पीयर अप्राइजल होना चाहिए। ओके, फिर स्टेज वाइज प्रोसीजर, एवेल्यूएशन प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए। ईसी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में फॉर्मल एवेल पेपर पेंसिल नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड एवेल्यूएशन होना चाहिए। प्राइमरी लेवल में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होना चाहिए, सीआरटी, मतलब कुछ लेसन होने के बाद वो लेसन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया, अगला लेसन को जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, डिसाइड करने के लिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज करना चाहिए। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करना चाहिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज क्या, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, वो पता करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहिए प्राइमरी लेवल में। फिर इसके बाद कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन स्कॉलास्टिक में, को स्कॉलास्टिक में भी होना चाहिए, दोनों में, को स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। फिर इसके बाद यूज ऑफ 3 पॉइंट अब्सोल्यूट ग्रेडिंग स्केल। अब्सोल्यूट ग्रेडिंग, जो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में अब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो है इंस्टीट्यूशन लेवल में जो यूज करता है, ये 3 पॉइंट स्केल होना चाहिए। मतलब जैसा एवरेज, बिलो एवरेज, एबो एवरेज, एवरेज, एबो एवरेज, बिलो एवरेज, 3 पॉइंट स्केल। 3 पॉइंट स्केल स्कॉलास्टिक एरियाज को यूज करना चाहिए। 3 पॉइंट स्केल डायरेक्ट ग्रेडिंग फॉर को स्कॉलास्टिक को, स्कॉलास्टिक के लिए 3 पॉइंट, और स्कॉलास्टिक के लिए 3 पॉइंट अब्सोल्यूट ग्रेडिंग, और को स्कॉलास्टिक के लिए डायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट मतलब आप जो भी बच्चों का को स्कॉलास्टिक वहीं वहीं देख के, मतलब कन्वर्शन नहीं रहता, डायरेक्ट ग्रेडिंग में कन्वर्शन नहीं रहता। अब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या रहता है, पहले मार्क्स देता है, मार्क्स को फिर कन्वर्ट करके फिर लेटर असाइन कर लेता है, ये अब्सोल्यूट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में आपका डायरेक्ट देख के वहाँ ग्रेड दिया जाता है, ये को स्कॉलास्टिक में डायरेक्ट ग्रेडिंग है। वेराज स्कॉलास्टिक में अब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। ये 3 पॉइंट स्केल होना चाहिए, यहाँ भी 3 पॉइंट स्केल होना चाहिए।
अपर प्राइमरी लेवल में एवेल्यूएशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, रिटर्न, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ असाइनमेंट नहीं है प्राइमरी लेवल में, यहाँ असाइनमेंट भी है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, दो ऐड किया गया है। यहाँ ओरल रिटर्न के साथ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क, सीसी होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंप्रेंशन शुड बी कंटिन्यू विथ रिमीडियल मेजर्स। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सेल्फ एवेल्यूएशन, पीर एवेल्यूएशन ये ऐड किया, सेल्फ एवेल्यूएशन, पीर एवेल्यूएशन होना चाहिए। यहाँ 3 पॉइंट एब्सोल्यूट स्केल है, यहाँ 5 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, 5 पॉइंट थोड़ा यहाँ बढ़ा दिया। ओके, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, अग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, इस तरह 5 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग फॉर स्कॉलास्टिक अचीवमेंट, फिर 3 पॉइंट डायरेक्ट ग्रेडिंग फॉर को स्कॉलास्टिक अपर प्राइमरी में। फिर इसके बाद सेकेंडरी में 9 पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया है, यहाँ 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है स्कॉलास्टिक के लिए, 5 पॉइंट स्केल फॉर डायरेक्ट ग्रेडिंग फॉर पोस्ट स्कॉलास्टिक। मेंटेनेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, self evaluation, peer evaluation, variety of tools and techniques for evaluation, continuous comprehensive evaluation with remedial measures। ये इस तरह सजेस्ट किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राइट। यहाँ तक का हम कल डिस्कस किए। आज हम ये डिस्कस करने चाह रहे हैं आपका सिलेबस में जो टॉपिक बचा हुआ है, इसी के ऊपर आप लोग असाइनमेंट लिख करके जमा करना, इसी के ऊपर। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट एवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस, आपका सिलेबस में 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट प्रैक्टिकम में क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट एवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस एंड देयर assumptions अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये ओके, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट एवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर असाइनमेंट लिख कर देना। ओके, इसके बाद आपका सिलेबस में एक पॉइंट बचा है, वो ये फर्स्ट यूनिट में पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसके 1.4 में भी और एक पॉइंट है, पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म। क्या चेंजेस आया है, क्या चेंजेस, पैराडिग्म शिफ्ट कहते हैं इसको, पैराडिग्म शिफ्ट। पहले कैसा था, अभी कैसा है, ये शिफ्ट टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर, ये शिफ्ट है। पहले टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर हो गया। ओके, ये पैराडिग्म शिफ्ट, मेजर शिफ्ट रिक्वायर्ड इन द असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस में ये चेंजेस आया है। देखिए, फ्रॉम टू, कहां से कहां, टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर। लर्नर टीचर सेंटर में लर्नर इज पैसिव रेसिपिएंट। टीचर बताते हैं, टीचर सेंटर में क्या रहता है, टीचर हाई लेवल नॉलेज से लो लेवल नॉलेज ट्रांसमिट होता है, कंटेंट हाई लेवल टू लो लेवल होता है। यहाँ लर्नर पैसिव रेसिपिएंट है, यहाँ कुछ नहीं बताना, सिर्फ सुनना है। यहाँ लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, लर्नर इज व्यूड एज एक्टिव पार्टिसिपेंट। लर्नर सेंटर्ड में एक्टिव पार्टिसिपेंट, बच्चा डिस्कस करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यह मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, पार्टिसिपेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट है, यहाँ पैसिव पार्टिसिपेंट है। ओके, ये चेंजेस यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, लर्नर सेंटर टू टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर हो गया, पैसिव रेसिपिएंट टू एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया। फिर इसके बाद फोकस इज ऑन लर्निंग प्रोडक्ट एंड टीचर सेंटर में लर्निंग प्रोडक्ट एक सर्टिफिकेट मिलता। ओके, लर्निंग प्रोडक्ट एंड आउटकम। यहाँ लर्नर सेंटर में फोकस इज अपॉन लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग प्रोसेस ये खत्म नहीं होता, लगातार चलते रहता है, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस। लर्नर खुद का एक्सपीरियंस है। हेलो गुड इवनिंग। मैं नहीं हो रहा, अब रिक्वेस्ट गुलजार कौन, अभी भेजो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
ओके, यहाँ टीचर सेंटर्ड में लर्निंग जो है ना प्रोडक्ट है, यहाँ एक्सपीरियंसेस है, एक्सपीरियंसेस। ओके, लर्नर का खुद का एक्सपीरियंसेस से नया कॉन्सेप्ट सीख लेता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज लर्निंग, learner is learning through his experience, his own experiences, that is constructivism। okay, one slot approach है यहाँ टीचर सेंटर्ड में, one slot approach। यहाँ continuous and comprehensive approach, यहाँ continuous comprehensive approach बहुत सारा। यहाँ असेसमेंट सिंगल एट्रीब्यूट है, यहाँ बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, यहाँ बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है। यहाँ एवेल्यूएशन जो है बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा प्रोसीजर्स है एवेल्यूएट करने के लिए, इसको कहते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। ये जो है टीचर सेंटर असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूरा होने के बाद टेस्ट ले लेता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रोडक्ट। यहाँ ऐसा नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन बच्चों को असेस करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये शिफ्ट असेसमेंट में शिफ्ट इस तरह हो गया, असेसमेंट में इसको कहते हैं पैराडिग्म शिफ्ट, मेजर शिफ्ट इन द असेसमेंट प्रोसेस। ये ओके, इस तरह चेंजेस आया। ओके, यहाँ से यहाँ टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड, पैसिव टू एक्टिव, पॉजिटिव टू एक्टिव, वन स्लॉट टू मेनी, single assessment of single attribute to many attributes, assessment of learning to assessment for learning। ये बदला हुआ है, ये चेंजेस आया। ओके, फिर इसके बाद 1.5 एक बचा है, फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्या पर्पस है? पर्पस ऑफ असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच समझने के लिए पहले हम जो है ना तीनों अप्रोचेस, इसके पहले जो भी अप्रोचेस असेसमेंट में जो भी अप्रोचेस यूज किया गया वो डिस्कस करेंगे। पहले जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, इसके बाद ह्यूमरिस्टिक अप्रोच, इसके बाद कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये लेटेस्ट अप्रोच है ये। इसके पहले बिहेवियरिस्टिक, टीचर सेंटर में बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर चेंजेस क्या आएंगे, मतलब वर्बल बिहेवियर, बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अजहर आलम, हेलो। जी सर, दिख रहा है सर, सब क्लियर है। आवाज हाँ ठीक है, आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। ओके। हाँ, पहले बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या रहता था, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का लर्निंग आउटकम, वर्बल बिहेवियर, रेस्पॉन्सेस, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का लर्निंग आउटकम देखते थे, मतलब बच्चों का बिहेवियर चेंजेस क्या आया। आप लेसन प्लान में भी यही लिखते हैं ना, आप बच्चों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, बच्चों के अंदर लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे एक्सपेक्ट करके, वो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या है, बच्चों का इमोशंस, फीलिंग्स भी कंसीडर करना है, बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, दिल से एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फीलिंग्स, इमोशंस, जब बच्चा अच्छा फील होता है, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेता है, इनका लीजर टाइम स्पेंड कर लेता है, इसके आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर लेता है, सिलेबस की अलावा कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल जो किताब में दिया गया उसके अलावा भी पढ़ लेता है। ये सब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बच्चों के इमोशंस, फीलिंग्स की भी कंसिडर करना, पहले ये कंसिडर है बच्चों के अंदर क्या बिहेवियर चेंजेस है, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है वो देखता था, फिर इसके बाद बच्चों का फीलिंग्स, इमोशंस भी असेस करने शुरू किया गया, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। फिर इसके बाद कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच मतलब बच्चों का माइंड में जो मेंटल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू एक्वायर न्यू इंफॉर्मेशन, बच्चों के अंदर जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, नया सिचुएशन में, नया एनवायरनमेंट में देखने के बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए जो अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके करते हैं ना, दैट इज कॉग्निटिविस्ट, रिलेटेड टू माइंड। कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच, बच्चा कैसे समझ रहा है,
बच्चा कैसा समझ रहा है, बच्चों का रिकॉल क्या है, ये कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच में ये एक तरह असेसमेंट है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो नया अप्रोच है, इसके बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस लेकर जो नया कॉन्सेप्ट को इसमें बच्चा खुद का जो है नॉलेज से नया नॉलेज जो है, लर्नर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यहाँ बच्चा खुद से पास्ट एक्सपीरियंस से नया कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। ओके, ये यहाँ बच्चा मैंने किया हूँ, ये प्राउड फील करता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। मतलब इस तरह यहाँ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ नहीं है, या टीचर स्टूडेंट डायलॉग्स रहता है। हाँ, टीचर डायरेक्टली नहीं बताता है, टीचर बच्चों को मोटिवेट करते हुए बच्चों से ही मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, इस तरह चेंजेस आया, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब पहले एक ही अप्रोच यूज करता था, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इसके बाद बहुत सारा अप्रोचेस असेसमेंट में किया गया है। ये इसीलिए कहते हैं इसको जो है ना, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। यहाँ वन स्लॉट अप्रोच है, यहाँ बहुत कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में ये बहुत सारा यूज कर लेता है। ये इस तरह चेंजेस आया। Okay, according to constructivist, learner create their own individual. Hello, hello, hello. हाँ, कहाँ आया, कहाँ तक आया? हाँ, कल आया ना? हाँ, ओके ओके, आइए आइए। हेलो, सही यस है सर, ना? आ रहा है आवाज। यस सर, जी जी सर। क्लियर आवाज है सर। ओके ओके, सर बात रहे हूँ। हाँ। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट learner create their own individuals। ये हम बहुत सारा डिस्कस किया गया मैथमेटिक्स मेथड में। जब मैथमेटिक्स मेथड डिस्कस कर रहा था पिछले सेमेस्टर में, कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत सारा डिस्कस किए, राइट। उसमें अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्नर क्रिएट देयर ओन इंडिविजुअल representation of the world. As a humanistic approach, the learner treated as an holistic unit whose emotions and feelings are important because they shape learner's attitude. This is important. Emotions and feelings are important because they shape the learner's attitude. Similarly, they creatively allows the construct the view on the world their own inquiry way, unique way, own unique way. ये है कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस यहाँ जोड़ते हुए नया कॉन्सेप्ट को सीख लेता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म में असेस करने के लिए बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स यूज किया जाता है। ओके, अजहर अलम, सैयद अलम। जी सर। आवाज आ रहा सर। ओके, मैं 2 मिनट के अंदर वापस आता हूँ। हाँ, एक जी, पार्सल ओके। आया था, ले ओके 2 मिनट। जितना तो बताया ना।
हेलो हेलो। Yes, sir. जी सर, Yes, जी sir. सर। ओके, तो यार पार्सल आया था, वो लेना था। Okay, sir. जी सर, ओके सर, कोई हाँ, देखिए, cognitive process are reflected in analyzing and operating। जो भी बच्चा क्या करते हैं ना, माइंड से एनालाइज, जो भी सिचुएशन को देखते हैं एनालाइज करके उससे फिर समझ के, एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू द थिंग्स expressed by the learner through the interaction with the environment. There are, however, two main aspects, cognitive aspect and social aspect। ये social cognitive aspect and social aspect है। ये कैसा, मतलब कैसा यूजफुल हो रहा है, कैसा यूज है, cognitive aspect से social aspect, ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब असेसमेंट में चेंजेस, इस तरह चेंजेस आया, एक जो है ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, ये चेंजेस आया है असेसमेंट में। मतलब इसी तरह पहले सिर्फ बिहेवियर को असेस करता था, फिर इसके बाद इमोशंस, फीलिंग्स, इसके बाद माइंड जो कैसा एनालाइज कर रहा है, सिचुएशन को कैसा एनालाइज कर रहा है कॉग्निटिविस्टिक, इसके बाद बच्चों का लर्निंग प्रीवियस एक्सपीरियंस से कैसा यूज कर रहा है ये कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब इस तरह चेंजेस आया। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिविज्म में असेसमेंट कैसा करता है, ओके, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। learner has prior knowledge and the learner takes responsibility for their own learning। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्नर हैज प्रियर नॉलेज। लर्नर, हम ये नहीं समझते हैं बच्चा कुछ नहीं जानते हैं, बच्चा कुछ जानते हैं। लर्नर हैज प्रीवियस नॉलेज। जो भी आप डिस्कस करने जा रहा है, ओके, आप सर्किल के बारे में डिस्कस करने जा रहा है, इसके पहले बच्चे के नॉलेज रहता है ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ओके, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसी से रिलेट करके पढ़ाना। ये लर्नर हैज प्रीवियस नॉलेज। ओके, लर्नर के पास नॉलेज नहीं है, लर्नर हैज प्रीवियस नॉलेज। वो जो बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज है उसी से रिलेट करके जो नया कॉन्सेप्ट की तरफ लेना, ये द लर्नर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ओके, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। लर्नर एज एन एक्टिव, लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्नर एज प्रियर नॉलेज एंड द लर्नर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ओके, क्या पर्पस है, ये आपका पॉइंट जो है ना, पर्पस ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्या पर्पस है, पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, क्यों करना है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में असेसमेंट। स्टूडेंट लर्न्स मोर एंजॉयबल एंड मोर लाइकली टू रिटेन लर्निंग
बच्चे खुद से सीख लेता है ना, बच्चों फ्रीडम रहता है और बहुत ज्यादा कंटेंट सीख लेता है। जो भी कंटेंट सीख लेता है ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है, हमेशा याद रख लेता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद का नॉलेज से सीख लेता है। खुद बच्चों की यहाँ रिजिड नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है, एंजॉयबल एनवायरनमेंट में बहुत सारा कंटेंट खुद से सीख लेता है और ज्यादा दिन तक याद रख लेता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, स्टूडेंट लर्न हाउ टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। बच्चा ये सीख लेता है कैसा समझना है, कैसा सोचना, कैसा समझना है, सिचुएशन को कैसा देखना है, कैसा समझना है। ओके, इट इज ए ट्रांसफरेबल स्किल अदर सेटिंग्स। ये ट्रांसफरेबल है, मतलब प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ ट्रांसफरेबल है। ये लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल, कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। पहले नॉलेज को यहाँ यूज कर रहा है, ट्रांसफरेबल। स्टूडेंट्स हैव ओनरशिप ऑफ देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट्स हैव, खुद से सीख लेता है ना बच्चा। स्टूडेंट्स हैव ओनरशिप ऑफ देयर ओन लर्निंग। मैंने किया ये प्रोजेक्ट, मैंने किया। ओके, ये फीलिंग रहता है, ओनरशिप फीलिंग। इट अप्लाइज नेचुरल क्यूरियोसिटी टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इट अप्लाइज नेचुरल क्यूरियोसिटी टू रियल वर्ल्ड। बच्चा खुद से सीख लेता है ना, इसलिए नेचुरल क्यूरियोसिटी, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं रहता, खुद का मोटिवेशनल इंटरनल मोटिवेशन रहता। ये नेचुरल क्यूरियोसिटी से बच्चा रियल वर्ल्ड सिचुएशन में बहुत सारा सीख लेता है। प्रमोट्स, इससे क्या कर लेता है, प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म में ग्रुप सेटिंग रहता है ना, इसीलिए सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाता है। ओके, अभी तक जो पहला यूनिट में हम लोग जो डिस्कस किए ये है, मैं समराइज करके बताना चाह रहा हूं। मिशन क्या है? मिशन आउटकम्स ऑफ असेसमेंट है। एवरी मिशन एज गोल्स। आपका बीएड कंप्लीट करना आपका मिशन है, टारगेट। ओके, ये एवरी मिशन एज गोल्स, बीएड कोर्स एज सम गोल्स मतलब to achieve the objectives. Okay, each goal has objective. हर एक गोल का ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव के ईच ऑब्जेक्टिव एज आउटकम, हर एक ऑब्जेक्टिव का आउटकम रहता है। ओके, ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया बच्चों का आउटकम से देखते हैं ना, बिहेवियर से। ओके, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्वेबल एक्शंस, आउटकम्स, ऑब्जर्वेबल एक्शंस, बिहेवियर, दैट इज लर्निंग। Every object as objectives. Okay, every objectives as outcome, each objective as outcome, and each outcome कैसा outcome मतलब अचीव किया नहीं किया कैसा कर लेता है, each outcome as assessment criteria and procedure. Okay, ये फिर एनालाइज कर लेता है, असेस करके फिर डेटा आता है, डेटा को एनालाइज कर लेता है, डेटा एनालाइज करके फिर कंटिन्यू करना नहीं करना प्रोग्राम को, जो मिशन है जो का प्रोग्राम। ओके, इसको कंटिन्यू करना है तो फिर दूसरा तरीका अडॉप्ट करना, डिसाइड करना है। ओके, ये गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम, ईच आउटकम एज असेसमेंट क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर, फिर डेटा को एनालाइज करके फिर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये इसके बाद और एक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स में एवेल्यूएशन असेसमेंट कैसा करना, एंगेज लर्नर्स माइंड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर कोई आना चाह रहा है, शायद देखिए आप थोड़ा ऐड कर रहे होंगे। चलिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं? जा रहा है, यहाँ 13 लोग हैं यहाँ, एक तो हाँ सर, कोई देख ज्वाइन लीजिए। कर रहा है पर हो नहीं पा रहे हैं, 2-3 मेंबर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नंबर? हाँ सर, कितना अभी नंबर दिख रहा है? 14-15 हुए थे सर, फिर वो ज्वाइन नहीं हुए। ओके, यहाँ 13 लोग हैं, मेरे से मिला के 13 है, आप लोग 12 है यहाँ, सर। राइट? ओके, चलेगा। okay, engage learners minds in order to further learning in various dimensions.
बच्चों को एंगेज करना, एंगेज लर्नर माइंड्स इन ऑर्डर टू फर्दर लर्निंग इन वेरियस डायमेंशंस। इन वेरियस डायमेंशंस में बच्चों को सीखने के लिए, फर्दर लर्निंग और सीखने के लिए कैसे लर्नर माइंड्स को कैसे एंगेज करना है। ओके, यहाँ हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में डिस्कस किए कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन में। ये तीनों डोमेन्स में चेंजेस आने के लिए, बच्चों का माइंड एंगेज करने के लिए किस तरह एवेल्यूएशन कर सकते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन जो माइंड के अंदर जो भी चेंजेस आता है उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे। एवेल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कैसे एवेल्यूएट करेंगे। दिस एवेल्यूएशन मेजर्स द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव एजुकेशनल गोल्स। Cognitive educational goals. Cognitive educational goals can be achieved by conceptual process such as memorizing. ऐसा मेमोराइज कर रहा है, आपने डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन को मेमोराइज करके वहां प्रेजेंट किया गया नहीं है। फिर आपका जो क्वेश्चन को, जो टेस्ट आइटम्स को कैसा समझ लिया है, फिर इसका रीजनिंग क्या है, ये सब यहाँ देख सकते हैं। मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, these comes under cognitive domain. These comes under cognitive domain. आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो मेमोराइजिंग कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग कंटेंट इसी तरह होना चाहिए। इसी तरह कंटेंट से बच्चों का माइंड को एंगेज करना चाहिए। फिर होने के बाद बच्चों को कॉग्निटिव डोमेन की इसी तरह आपका असेसमेंट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आप जानते हैं, दिस एवेल्यूएशन लुक्स द चेंजेस और इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर इंटरेस्ट, मेरिट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड कैरेक्टर्स। ओके, ये सब इसके अंदर चेंजेस आता है। दिस एवेल्यूएशन लुक्स द चेंजेस इन इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरेस्ट। बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, लीजर टाइम में भी स्पेंड कर लेता है। ओके, और कॉन्फिडेंस, अप्रिसिएशन, मेरिट, एटीट्यूड। ओके, फिर इसके बाद जो है ना बच्चों के मतलब कोऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये डेवलप होता है। ये अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू हार्ट। फिर इसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर कैसा एवेल्यूएट कर सकते हैं इसके बच्चों का। लैब में आप साइकोमोटर डोमेन को, बच्चे जब लैब में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, जो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तब जो है ना कैसा वैल्यूज ले रहा है, कैसा ऑपरेटर्स को हैंडल कर रहा है, मैनुअल को कैसा फॉलो कर रहा है, रीडिंग्स कैसा ले रहा है, एक्यूरेट ले रहा है नहीं है। ओके, ये सब जो है ना एवेल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन। दिस एवेल्यूएशन मेजर्स द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स that can be achieved by using all parts of the body such as hands, feet, legs and shoulders etc. ये ओके, इस तरह तीनों डोमेन्स को एंगेज करके आगे लर्निंग के लिए हम जो है ना बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। राइट, दिस इज अबाउट आपका। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, इसमें कॉग्निटिव एवोल्यूशन में सर, एवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन में सर, जी सर, उसको आपने पहले बताया कि उसमें बच्चे पहले मेमोराइज करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करता है। तो सर अगर बच्चे पहले अगर मेमोराइज मतलब उसको याद करके उसकी मतलब आंसर देता है, तो सर अंडरस्टैंडिंग सर इसमें पहले होनी चाहिए थी या मेमोराइज पहले होगा? देखिए ना, मेमोराइज पहले है। हमेशा जो है ब्लूम्स में यही कहता है, लो लेवल टू हाई लेवल। मेमोराइजेशन इज द लो लेवल नॉलेज है। लो लेवल नॉलेज पहले आता जी। फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग कब होता। देखिए आप जो है ना, मैं 10 साल के बाद आपको देख के आपका चेहरा को मैं पहचानता हूँ, मगर आपका नाम मेरे को याद नहीं आता होगा जी, समझ लीजिए, आपका नाम रिकॉल नहीं करता होगा। आप कुछ सिचुएशंस बताने के बाद मेरे को आपका नाम याद आता। मतलब इसी तरह अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बताता हूँ ना, तबला एक कॉन्सेप्ट है। तबला देखने के बाद आपका माइंड में था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप जो देखने के बाद, रिकॉल करने के बाद अपना लफ्जों से बताना, मीनिंग बताना, फिर वो मीनिंग को साइंटिफिकली फ्रेम करना डेफिनेशन है। ये अंडरस्टैंडिंग बाद में आता। देखिए इस तरह रहता है ना, आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एवेल्यूएशन, ये अपर लेवल है।
पहले पहले लो लेवल में जो आता है दैट इज मेमोराइजेशन, दैट इज लो लेवल नॉलेज, दैट कम्स फर्स्ट। जी जी ओके ओके सर ओके। और मतलब इसी तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चों का ऑलराउंड कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, आपका असेसमेंट में आपका टेस्ट में ये तीनों डोमेन्स रिफ्लेक्ट, मेरा कहने का मतलब ये है तीनों डोमेन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिर्फ एक डोमेन को रिफ्लेक्ट नहीं करना, सिर्फ मेमोराइजिंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैरेक्टर, ओके, बच्चों का मतलब हैंड, जो भी ड्राइंग, कॉम्पिटिशनल स्किल्स, ड्राइंग स्किल्स, ये सब जो है आपका टेस्ट असेसमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, तीनों डोमेन्स को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। ये तब आपका क्वेश्चन पेपर जो है मतलब सही तरीके से हो सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव्स में आपका नॉलेज कंटेंट नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज क्वेश्चन ज्यादा रहता, मतलब ऊपर नीचे रहता होगा 60%, 40%, 30%, 20% इसी तरह, मगर क्वेश्चंस रहना, हर एक डोमेन का क्वेश्चंस इसमें होना चाहिए। ओके, हेलो, जी सर समझ गए। Yes, sir. this is about assessment for learning, overview of assessment and learning, assessment and evaluation। ओके, इसमें कुछ मतलब पूरा हम लोग 1.5 तक 5 टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस किए, उसमें कुछ आपको डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हेलो, Yes, जी sir. सर आपकी आवाज हाँ सर। साइस्ता रूबी, यस सर। पूछो, कुछ पूछना है तो। नो सर, नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, पूरा Yes, समझ sir. लिया। हाँ, सर आपने इसमें सर इफेक्टिव डोमेन में सर बताया, इसका मतलब इसमें एवेल्यूशन के लिए इसमें बच्चे हाँ। का हैंड, उसके बाद आईज, मतलब जितने फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं काम, तो सर इसमें से किस तरह से एवेल्यूशन होगा, मतलब एक मतलब ये नीड सर होना, मतलब जरूरत है एवेल्यूशन के लिए, क्या ये भी टर्म अफेक्टिव में, इसमें अफेक्टिव में मतलब फिजिकल जितने भी एस्पेक्ट, मतलब हैंड उसके बाद नोज, जिस तरह से आते हैं, माउथ, ये सब जो आप बता रहे हैं उसमें अफेक्टिव डोमेन में। आप जो है ना वो साइकोमोटर डोमेन में इसी तरह क्वेश्चंस कर लेते हैं ना बच्चों को, बच्चा कैसा कर रहा है, बच्चा ड्रा कर रहा है नहीं है, ड्राइंग आता है इसमें, नीटली ड्राइंग किया नहीं है, फिर कॉम्पिटिशनल आता है, कॉम्पिटिशनल मतलब कैलकुलेशन, ये ड्राइंग स्किल, जो भी स्किल आता ये साइकोमोटर है। साइकोमोटर हाँ, इफेक्टिव में इंटरेस्ट, फीलिंग्स आ जाएगा ना। इंटरेस्ट कैसा पता चल जाएगा, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता चल जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और ऑब्जर्वेशन, बच्चे को ऑब्जर्व करना, फ्री टाइम में क्या कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट है तो फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी एक्टिविटीज है, सब्जेक्ट का एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो पार्टिसिपेट करता, बच्चों का पार्टिसिपेशन है। ओके, आपने क्विज कंडक्ट किया, मैथ्स क्विज कंडक्ट किया, बच्चे उसमें हिस्सा लिया, तब जो बच्चे के इंटरेस्ट है, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसलिए स्कोलास्टिक होना चाहिए। स्कोलास्टिक में आपका मैथ्स में जो पेपर पेंसिल टेस्ट किया, आपका पेपर पेंसिल मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार किया स्कोलास्टिक, फिर को स्कोलास्टिक में इस तरह जो भी है को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें एस्थेटिक हो, कल्चरल हो, लिटरेरी एक्टिविटीज हो, लिटरेरी एक्टिविटीज में क्या आता है, क्विज वगैरह, एसे राइटिंग, ये इसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, सब इंटरेस्ट में आता है, इंटरेस्ट में। जी ओके सर। ये आपका अफेक्टिव डोमेन मतलब ये नहीं है, ये आप स्कोलास्टिक अलग हो गया, आपका सिर्फ
जो टेस्ट ले लेता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करके टेस्ट ले लेता है, टेस्ट में बच्चे जो लिखते हैं स्कॉलास्टिक है, जो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा हिस्सा लेता है, बच्चा हिस्सा लेने के लिए एक्टिविटी में हिस्सा लेने के बच्चे को मोटिवेट करके जो करते हैं ना, वो अफेक्टिव डोमेन है। और बच्चा टेस्ट पेपर में जो भी लिख लेता है, ओके, जो भी कैलकुलेशन करता, जो भी ड्राइंग करता, ओके, आपने इंडिया मैप दिया, उसमें गोवा कहाँ है प्लेस, गोवा को लोकेट करता बच्चा, दैट इज आप जो है ना स्किल है वो। आपने मतलब आपका मैप में सही लोकेशन में किया नहीं है, ये आपका साइकोमोटर भी मतलब तीनों होना चाहिए। जी सर। और मैं बताता हूँ, दिखाई दे रहा है? नहीं सर, प्रेजेंट कुछ नहीं हो रहा सर, स्क्रीन में प्रेजेंट नहीं हो रहा। सर स्क्रीन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा सर। अभी तक मैं कुछ लिख रहा था। ओके ओके नहीं, ओके, बहुत देर से नहीं दिखाई दे रहा है सर। अभी प्रेजेंट नहीं किया अब। हाँ, अब प्रेजेंटिंग हो गया सर। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करके अब दिखाई दे रहा? नो सर। अब दिखाई दे रहा? नहीं सर, अभी नहीं सर आया। प्रेजेंटिंग हो गई सर। हाँ, आ गया सर, आ गया। हाँ स्क्रीन जी, खाली जी। है सर। हाँ, आ गया सर। आ गए ना? हाँ, आपका इस सेमेस्टर में एक रिकॉर्ड है स्टैट बोल के, 2 मेथड्स में रहता है ये। दिखाई दे रहा? यस सर, दिखाई दे रहा है। जी हाँ सर, सर, जी सर, दिखाई दे दिख रहा है। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट हाँ, स्कॉलास्टिक क्या है? करो यार। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट सर। करिकुलर एरियाज में, करिकुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? आपका लैंग्वेजेस को क्या रहता है? लैंग्वेजेस हिंदी, उर्दू, MR के प्लीज म्यूट करें प्लीज। साइंस, मैथ्स, ये सब्जेक्ट, ये आप इसमें ओके सब्जेक्ट्स में पढ़ाने के बाद, टीच करने के बाद, टीचिंग होने के बाद, ओके, टीचिंग कैसा कर लेते हैं? टीचिंग के लिए क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्टिव्स रहता है ना, ओके, हर लेसन का ऑब्जेक्टिव्स रहता। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए ना, लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर ये चेंजेस आएंगे, लिखते हैं ना 1 2 3 4 5। ये लेसन होने के बाद, ओके, फला लेसन होने के बाद इस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया? हेलो हेलो, जी सर। हाँ जी सर। यस सर। अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए स्कॉलास्टिक अचीवमेंट, मतलब करिकुलर एरियाज में, सिर्फ करिकुलर एरियाज में आप जो पढ़ाया उसके करिकुलर एरियाज में, सब्जेक्ट में जो आप पढ़ाया उसके अंदर बच्चों का अचीवमेंट, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस, ओके। टेस्ट मतलब किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट, ये हो सकता है टीचर मेड हो, स्टैंडर्डाइज हो, ओके। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, इसमें आपका जो पेपर तैयार कर लेता है,
कहाँ से तैयार कर लेता है? जो कंटेंट, आप जो कंटेंट पढ़ाया, जो कंटेंट पढ़ाया उसी से ले लेता ना टेस्ट। ओके, इसमें ये अचीवमेंट टेस्ट, कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना चाह रहा है, उसमें पहले क्या करना होगा? प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। ये सब इसके अंदर हम प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, प्लानिंग करना है टेस्ट कब लेना, अब ले लेता है पढ़ाने के बाद। ओके, प्लानिंग ऑफ क्या आता है इसमें? वेटेज टेबल्स। वेटेज टेबल्स, वेटेज टेबल्स क्या वेटेज है? क्या कंटेंट पढ़ाया आप? जो है ना 2 लेसन्स लिए, नहीं तो यूनिट 1 यूनिट 2 लिए। यूनिट 1 में 5 लेसन्स है, यूनिट 2 में 3 लेसन्स है। ओके, यूनिट ये लेसन्स हो गया आपका। टोटल 8 लेसन्स पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टेस्ट ले रहा। ओके, मतलब सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है, इम्प्रूवमेंट है नहीं है, पता करने के लिए इसमें वेटेज टेबल्स में वेटेज टू कंटेंट, पायलट टेबल, वेटेज टू कंटेंट। यहाँ कंटेंट कितना? यूनिट 2 यूनिट्स है ना, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 यूनिट में लेसन 1 लेसन 2 इस तरह, लेसन 3 लेसन 4 लेसन 5। फिर यूनिट 2 में लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3। टोटल आप 25 मार्क्स ले रहा है। 25 मार्क्स के लिए यूनिट 1 में कितना ले रहा है? या 25 के लिए यहाँ मान लीजिए यहाँ 15 को, या 15 मार्क्स के ले रहे हैं या 10 मार्क्स के लिए, ये वेटेज है। 25 में 25 मार्क्स के लिए आप 25 के लिए 15 कितना परसेंटेज होता है? 15/25। मेहता वालम है, मेहता वालम, हेलो। नो सर। हाँ, नहीं है मैं। आप वेटेज कितना किया? पहला यूनिट के लिए यूनिट 1 कितना? यूनिट 1 के लिए यूनिट 1 के लिए 60%, यूनिट 2 के लिए 40%। बेस या 5 लेसन है, 3 लेसन है। हेलो यस सर। जी हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी। ओके, मतलब इस तरह वेटेज दिया गया है। ओके, मतलब सिस्टमेटिकली सब तैयारी कर लेता है। फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी तक डिस्कस किया, 3 डोमेन से रिफ्लेक्ट होना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। ये तीनों डोमेन को यहाँ रिफ्लेक्ट होना, इस तरह क्वेश्चन होना चाहिए। अगर सपोज आपका कंटेंट नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज को ज्यादा परसेंटेज देना होगा, ज्यादा कोशिश करना होगा। फिर इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरा कवर करना है। क्या बताया? कंटेंट पूरा कवर करना। कंटेंट पूरा कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं, तो ज्यादा वेटेज देना, कम वेटेज देना, ऐसे क्वेश्चन कम वेटेज देना, इस तरह। ओके, मतलब पूरा तीनों डोमेन्स के रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, और ओके सर, ठीक। सर 1 यूनिट खत्म हो गया सर हमारी। हाँ सर 1 यूनिट खत्म हो गया। हाँ, हो गया है। ओके सर स्मार्ट बोर्ड है सर। हाँ? सर आपका स्मार्ट बोर्ड है सर ये सिस्टम पे। लग रहा है स्मार्ट क्लासेज है इस तरह से। बोर्ड स्मार्ट नहीं रहेगा। स्मार्ट क्लासेस की तरह सर आपकी, मतलब वो जो बोर्ड है ना जो यूज करते हैं। हाँ, स्मार्ट बोर्ड है। ओके, डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो अगर ये क्लास में रहता है ना, बहुत दिन लिख के समझा के करना पड़ता है। ये ऑनलाइन में ही ऐसा ही रहता है। फिर भी आप लोग के पास नोट्स भी है, कुछ डाउट है तो भी आप पढ़ने के बाद, एक बार देखने के बाद पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यस सर।
यस सर। मेहताब आलम मेहताब नहीं है सर। नहीं है, मेहताब वाला नहीं है। रब्बानी है, यस सर। रब्बानी। ओके, या स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो, जी सर। हाँ सर बोलिए। अगला क्लास में कितनी ले लेता है?